Hello everyone, welcome to ASAP Meet. So we'll start our journey with class 11 biology chapter 1 the living world. तो सबसे पहले let's see the overview of the chapter living world. It contains 4 topics: characteristics, nomenclature, taxonomic categories and taxonomical aids. जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके जो आते हैं वो nomenclature और taxonomical aids पर आते हैं. तो लिविंग को डिफाइन करने के लिए एनसीईआरटी में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं. मेजरली वो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है और कॉन्शियसनेस है. ठीक है, इसमें से अगर हम बात करें कि डिफाइनिंग कौन सा है और नॉन डिफाइनिंग कौन सा है, तो डिफाइनिंग हो गया अपना मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस, और फंडामेंटल हो गया रिप्रोडक्शन और ग्रोथ. फंडामेंटल वो होता है जिसमें एक्सेप्शंस हो रहे हो या तो फिर ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाया जाता हो. ओके, सो हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग का वो है ग्रोथ. ग्रोथ क्या है? ये एक फंडामेंटल फीचर है, ये हम देख चुके हैं. ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ही पाया जाता है. अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में अपनी जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड होती है, हमेशा होती रहती है ग्रोथ. और एनिमल्स में क्या होता है? लिमिटेड होती है, एक टाइम के बाद रुक जाती है. जबकि जैसे कुछ सेल्स होती हैं, इनमें रिप्लेस करने के लिए कोई टिश्यू जो है वो ख़राब हो गया है तो उसको रिप्लेस करने के लिए नई सेल्स बनती रहती हैं. अब अगर हम बात करते हैं कि ग्रोथ है क्या, तो ग्रोथ को ओवरऑल आप बोल सकते हो कि ये इंक्रीज़ होता है, बी इट मास और नंबर. तो इसी से बोला जाता है, एनसीईआरटी कहती है कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ग्रोथ के, इंक्रीज़ इन मास हो रहा है या फिर अगर इंक्रीज़ इन नंबर हो रहा है तो हम उसको कह देंगे कि वहाँ पे ग्रोथ हो रही है. ठीक है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ हमारा हो गया ये. उसके बाद अगर टाइप्स ऑफ उसकी बात करते हैं कि टाइप्स कितने ग्रोथ के, तो 2 तरह का होता है. एक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है जो बाहर से ग्रोथ हो रही है, नॉन लिविंग में होती है, जैसे सैंड मून्स हो गए, बोल्डर्स हो गया, इन सारे में बाहर से ग्रोथ हो रही है. मान लो आपने हील पहन के आप चल रहे हो तो वो हमारी बाहर से ग्रोथ हो रही है, वो नॉन लिविंग की हो गई. फिर अगर इंट्रिंसिक ग्रोथ है तो वो इंटरनल है. ठीक है, वो लिविंग में ग्रोथ हो रही है. अब जैसे ग्रोथ जो है इसको हम फंडामेंटल फीचर कहते हैं, लेकिन अगर हम इंट्रिंसिक की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, तो अपनी जो ये इंट्रिंसिक है इसको हम डिफाइनिंग कहते हैं, सिर्फ अगर हम इंट्रिंसिक की बात करते हैं. और अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इसको हम फंडामेंटल ही कहेंगे. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन हमें मालूम है कि ये 2 तरह का होता है, एक होता है सेक्शुअल, एक होता है एसेक्शुअल. जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें जेनेटिक वेरिएशन दिखने मिलते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स होता है, स्लो होता है, इलैबोरेट प्रोसेस होता है. जो एसेक्सुअल होता है यहाँ पे हमें क्लोन्स देखने मिलते हैं, यहाँ पर जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम इंडिविजुअल बनते हैं, तो उनको हम क्लोन्स कहते हैं. ये इजी प्रोसेस होती है, सिंपल प्रोसेस होती है. फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि सारे रिप्रोडक्शन क्योंकि फंडामेंटल फीचर है तो यहाँ पर मतलब कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस तो पाए जा रहे हैं. तो म्यूल्स हो गए, स्टेराइल वर्कर बीव्स हो गई, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गए, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं. तो इसलिए हम क्या करते हैं कि रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं. ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन को. ये आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बडिंग हम मालूम है ईस्ट और हाइड्रा में होती है. रीजनरेशन प्लेनेरिया में होता है. फ्रैगमेंटेशन फंजाई फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस, ये ब्राफाइट का है प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस. फिर एसेक्सुअल स्पोर्स फंजाई में पाए जाते हैं. ये एज इट इज़ याद कर लो आप लोग. अब हमारा क्या हो गया, ग्रोथ ख़त्म हो गई, रिप्रोडक्शन ख़त्म हो गया, पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बचता है कि एनसीईआरटी कहती है कि यूनिसेलुलर जो है इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो हैं ये म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं. ये कैसे होता है? देखो, मान लो कोई एक सेल है, इसने क्या किया, डिवाइड किया, ये 2 सेल बन गई. ठीक है, अब ये स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि इंक्रीज़ इन मास और इंक्रीज़ इन नंबर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ होते हैं. तो यहाँ पर देखो रिप्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक सेल से 2 सेल बन गई, प्लस नंबर भी तो इंक्रीज़ कर रहा है ना, तो इसे हम ग्रोथ भी बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं. तो अगर एक यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बराबर होती है. जबकि अगर देखो हम मल्टी सेलुलर की बात करते हैं, फिर कोई हायर प्लांट की बात करते हैं, तो यहाँ पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है. ये ऐसे आता है, मतलब यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन पहली बात की डिफरेंट है. ग्रोथ अलग हो रही है, रिप्रोडक्शन अलग हो रहा है. देखो हमारे में जो ग्रोथ हो रही है उसको हम रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते ना, ये कॉमन सेंस की बात है, आप समझ में आ रही होगी आपको. और
प्लस यहाँ पर आपको अगर याद करना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन हो रही है, तो एक्सक्लूसिव ऐसे याद रखो कि एक्सक्लूसिव मतलब एक्स, ठीक है, एक्स मतलब कोई डिफरेंट रहा होगा तभी एक्स हो गया, तो इस तरह से याद हो सकता है, ठीक है। आप वो समझ लो, अपना एक्स है डिफरेंट है तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफरेंट होगी, ठीक है, वो समझ लो। ओके, इसके साथ हमारा ये ख़त्म होता है, 2 रिप्रोडक्शन हो गया और ग्रोथ हो गया। अब थर्ड पे आते हैं विच इज़ मेटाबॉलिज्म। देखो वैसे तो ये छोटी वीडियो है, ठीक है, बहुत छोटी छोटी हमारी वीडियोस रहेंगी, पर अगर टाइम की कमी है तो इसे 2x पे देख लो, जुब 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 कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म के साथ। ओके, चलो अभी हमारा हो गया ग्रोथ, हो गया रिप्रोडक्शन, हो गया। अब थर्ड हमारे पास जो है टॉपिक वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ये होता है सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रही हैं, ठीक है। तो ये 2 तरह का होता है मेटाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है, जैसे कोई भी बड़ी सी चीज़ है वो ब्रेक डाउन हो रही है और ब्रेक डाउन होकर वो प्रोडक्ट बना रही है कोई, ठीक है। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है? कोई भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मिलकर एक बड़ा प्रोडक्ट बना रही है, मिलकर बना रही है, तो सिंथेसिस हो रही है यहाँ पर। और क्या ब्रेक डाउन में क्या हो रहा है? कोई बड़ी चीज़ ब्रेक होकर छोटी चीज़ बना रही है, तो ये होता है कैटाबॉलिज्म। अब देखो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, क्या होता है? एक होता है इन विट्रो और एक होता है इन वीवो, ठीक है। इन वीवो क्या होता है? इनसाइड द बॉडी अगर, और एक होता है इन विट्रो जो होता है वो होता है आउटसाइड द बॉडी, ठीक। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देती है एनसीईआरटी कि अगर कोई भी रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में हम करा रहे हैं तो वो इन विट्रो है पहली बात तो, ठीक है। तो और वो जो टेस्ट ट्यूब क्या होता है? नॉन लिविंग होता है, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन जब हम टेस्ट ट्यूब में कराते हैं तो वो जो रिएक्शन है वो लिविंग रिएक्शन होती है, ना कि लिविंग थिंग होती है, ठीक है। इसको एनसीईआरटी कहती है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। और मेटाबॉलिज्म के लिए हमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है, ठीक। ये हमारा हो गया मेटाबॉलिज्म कंप्लीट। और हाँ, मेटाबॉलिज्म जो होता है ये प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है, फंजाई में पाया जाता है और माइक्रोब्स में पाया जाता है। और मतलब लिविंग में सारे में पाया जा रहा है और नॉन लिविंग में किसी में भी, कोई भी ऐसा नॉन लिविंग नहीं है जिसमें ये पाया जाता है और ना ही इसका कोई एक्सेप्शन है। तो ये क्या होती है? अपनी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। चलो ठीक है, अब हमारा क्या हो गया? ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्शियसनेस के साथ, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस क्या होता है? ये हमारा लास्ट पैरामीटर है, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। कॉन्शियसनेस क्या होता है? ये होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है वो रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। ये मोस्ट, एनसीईआरटी कहती है कि ये मोस्ट ऑब्वियस है और कॉम्प्लिकेटेड फीचर है। अभी तो यहाँ पर देखो हम 11th में, तो हमें इतना ज़्यादा इसके घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जो ऊपर ऊपर से दिया है हमें वही याद करना है, एनसीईआरटी ने जो दिया है। पर अभी आगे चल के ये हमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये टॉपिक जो है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फीचर है। अब एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछती है कि क्या अगर कोई कोमा पेशेंट है तो क्या वो लिविंग है? उसको हम क्या माने? लिविंग माने, डेड माने, क्या माने? तो जो कोमा पेशेंट है उसको हम ना ही लिविंग कह सकते ना ही डेड कह सकते। अगर वो मर गया तो वो डेड हो गया, अगर वो वापस से आ गया, उसका कोमा से बाहर निकल आया, तो फिर वो हो जाएगा लिविंग हो जाएगा। आगे एनसीईआरटी क्या कहती है कि ह्यूमन जो होते हैं ये सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है? कि अपने लिए अवेयर होना, बीइंग अवेयर ऑफ देमसेल्व्स, सेल्फ अवेयर होना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप कैसे दिख रहे हो। अभी कोई डॉगी की बात करो या फिर आप किसी और जानवर की बात कर लो, किसी एनिमल की बात कर लो, तो वो ये नहीं सोचता ना कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। कहीं भी चला जाएगा, कहीं भी रह लेगा, कैसा भी दिख लेगा, वो नहीं सोचता ना। तो वो सिर्फ ह्यूमन जो होते हैं वो सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करते हैं। और हमारे जो प्रोकैरियोट्स हैं यहाँ से लेकर हमारे जो यूकैरियोट्स हैं यहाँ तक सारे कॉन्शियसनेस शो करते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं शो करते, सिर्फ कॉन्शियसनेस शो करते हैं, ठीक है। सिर्फ ह्यूमन है जो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, बाकी सारे कॉन्शियस होते हैं, कॉन्शियसनेस शो करते हैं, ठीक है। मान लो कोई एक अमीबा है, सिंगल सेल्ड है, ठीक है। अब इसके पास हमने डाल दिया कोई टॉक्सिन, हाँ, तो अब ये क्या करेगा? यहाँ से भाग जाएगा। तो मतलब ये सारे कॉन्शियस हैं, ओके। फिर एक एनसीईआरटी का पॉइंट है कि फोटो पीरियड अफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर्स को रिप्रोडक्शन में, बोथ प्लांट और एनिमल्स में। ये आगे अपना आएगा तो वो डिस्कस करेंगे आगे, ओके। अभी नेक्स्ट क्या है? इंटरैक्शन है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि इंटरैक्शन से क्या होता है? इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ बनती है। मतलब मान लो हमारे पास है जैसे सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है ना।
तो जो हमारे सेल हैं, सेल मिलकर हमारे टिश्यू बनाते हैं ना, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो जो हमारी टिश्यू की प्रॉपर्टी है वो हमें सेल में नहीं मिलेगी, जो हमारी ऑर्गन की प्रॉपर्टी है वो हमें टिश्यू में नहीं मिलेगी। ठीक है, ये इसका है मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिश्यूज़ आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। टिश्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ हमें सेल में नहीं मिलेगी। यहाँ पर एक नई इनके इंटरेक्शन से, सेल्स के इंटरेक्शन से एक नई प्रॉपर्टी आती है, वो हायर लेवल पे आती है। मतलब टिश्यू क्या है, हायर लेवल है, तो हायर लेवल पे एक प्रॉपर्टी आती है जो इसके पहले वाले जिससे बन रहा था उस पे नहीं होती है। वैसे ही जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गन्स जो होंगी ये नहीं पाई जाएंगी टिश्यूज़ में। ठीक है, और एक एनसीईआरटी कहती है ऑल लिविंग फिनोमेना इज ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि इंटरेक्शंस जो होते हैं वो अंदर के सेल्स की वजह से होते हैं। ठीक है, ये इतना हो गया अपना। चलो अभी सिर्फ 2 पॉइंट्स हमारे बच रहे हैं इसमें कि एक तो ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये लिंक्ड होते हैं सेम जेनेटिक मटेरियल से बट टू वेरिंग डिग्रीज। एग्जैक्ट इनका सेम जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, और एक पॉइंट ये है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इवॉल्विंग होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, ये इंटरैक्टिव होते हैं। बस अब यहाँ पे हमारा ये जो कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट था जिससे हमने ओवरव्यू देखा था कि 4 टॉपिक्स थे इसमें, तो हमारा पहला टॉपिक ये पूरा कवर हो गया है। इसमें एक पॉइंट हमारा ये बच रहा था कि एक ये वाला पॉइंट बच रहा था कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कौन है, अर्नस्ट मायर है, ये हमें पता होना चाहिए। ये एनसीईआरटी में आगे दिया गया है। इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिला था, 3 अवार्ड्स मिले थे, तो इससे इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी मिला था। बस इतना ही इसमें इम्पॉर्टेंट है और बाकी कुछ भी नहीं है। हो गया हमारा पहला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब आगे का नॉमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सोनॉमिकल एड्स ये हम लोग आगे की वीडियोस में कर लेंगे, ऐसी छोटी छोटी वीडियोस बना करके। बाकी ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड press the bell icon so that you get the notification. Thank you. Bye.